हेलो। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का। ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए होने वाली है जो स्टूडेंट्स इस बार तैयारी करना शुरू कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में होने वाली सहायक सांख्यिकी अधिकारी की। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि जो पेपर पैटर्न है आपका, जो 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो कम से कम इन टॉपिक्स में से, इस टॉपिक में से जो बैंकिंग नाम का टॉपिक है वहां से आने की प्रबल संभावना होने वाली है। तो जल्दी से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। ये क्लास एंड तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद आप मुझे जरूर बताना क्या ये क्लास आप सभी को कैसी लगी। अगर आप उत्तर प्रदेश में ही इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम से संबंधित फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगा। क्लिक करके जुड़ जाइए उस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जहां रेगुलर बेसिस पे हम इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ अवेलेबल करवाते हैं। साथ में ग्रुप की चैट भी समय समय पर ऑन रहती है जिससे घर बैठे आप अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। एक नई फैकल्टी के साथ में एक नए बैच का शुभारंभ जो है वो हो चुका है। एक सिस्टमैटिक बैच हमने लॉन्च कर दिया है इन सभी फैकल्टीज के साथ में। जो सबसे खास बात है आरपीएससी डे की वो यही है कि यहाँ पे 1 या 2 फैकल्टी नहीं है, यहाँ पे एक पूरी टीम है। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला एक एक्सपर्ट है जो खुद कम से कम 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखता है और कई सिलेक्शन हम लोगों ने आज तक दिए हैं, ये आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ओके, कोर्स की फीस कम करनी है तो गाइस कोर्स की फीस हमने वैसे भी बहुत ज़्यादा कम कर रखी है। उसमें और कुछ और जो है वो करने का मेरे हिसाब से ऑप्शन नहीं है। हम लोगों ने पहले ही जो कोर्स की फ़ीस है वो बहुत कम कर रखी है। फ़ीस जो है वो 3000 है। 3000 को कम करके हमने ऑलरेडी 1499 में कर दिया है। और मैं कह रहा हूँ इस कोर्स में इतना सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है, इतने सारे एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, इतनी सारी मैराथन मिलने वाली है कि आपको लगेगा कि सर आपने बहुत कुछ दे दिया है हमें भर भर कर, अब कुछ भी और नहीं बच रहा है। ये मेरी गारंटी है। तो एक बार आप ज़रूर जो है वो ट्राई कीजिएगा इस कोर्स को। डेमो वीडियोस भी हमने डाल रखे हैं। कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप हमारे नंबर पर फ़ोन मैसेज कर सकते हैं, तो हमारी टीम ज़रूर आप लोगों की हेल्प करेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज एक और इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ में मैं आप सभी के साथ में जुड़ चुका हूं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बैंकिंग है। बैंकिंग को हम पढ़ रहे हैं और एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। ओके, तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बैंकिंग के बारे में। जो टॉपिक हम आज अभी इस क्लास में पढ़ रहे हैं वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका बैंकिंग। ओके, अब बैंकिंग में बात करते हैं सर कि टाइप्स ऑफ बैंक कौन कौन से होते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने जो है वो आप लोगों से डिस्कशन किया था कि टाइप्स ऑफ बैंक कौन कौन से होते हैं, हमारे इंडिया में कौन कौन से बैंक है, जिसके बारे में मुख्य रूप से बात जो है वो की जाती है। ओके, अब इन बैंकों की जब बात होती है तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बैंकों के नेशनलाइजेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। या आज हम लोग सिंपल बैंकिंग के फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में नेशनलाइजेशन से जाएंगे, या फिर चलो एक काम करते हैं चलिए जी, क्लास जो है वो लाइव होगी या रिकॉर्डेड होगी। तो देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे तो जो भी स्टूडेंट हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स के हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टैटिस्टिक्स की जो स्टार्टिंग की यूनिट है 5, वो सारी की सारी अभी रिसेंट में ही लाइव के साथ में रिकॉर्ड हुई थी, तो वो अवेलेबल है। और एक जो यूनिट बची हुई है उसके लिए लाइव क्लास आपको मिलेगी। बाकी जो क्लासेस हैं वो सारी आपको लाइव ही मिल रही है। तो चलिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं हम। और वो टॉपिक कौन सा है सर? वो टॉपिक जो है उसे टॉपिक को हम कहते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? उसका नाम है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और जो राष्ट्रीयकरण होता है उसे हम कहते हैं नेशनलाइजेशन।
आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात आज जो है वो हो रही है। तो जब बात राष्ट्रीयकरण की होती है तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि सर ये राष्ट्रीयकरण होता क्या है। तो दो वर्ड आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो समझने होंगे। वो दो वर्ड कौन कौन से हैं, वो जो दो वर्ड हैं, दो शब्दों को समझना होगा। एक शब्द होता है, एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं निजीकरण। ये भी एक इकोनॉमिक्स का ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए। निजीकरण होता है, निजीकरण को हम प्राइवेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। ओके, और एक जो वर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण। और ये जो राष्ट्रीयकरण है, इस राष्ट्रीयकरण को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेशनलाइजेशन। ओके सर, क्या डिफरेंस होता है ये आप हमको बता दो। तो मैं आपको पहले एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपको एग्जाम्पल अगर समझ में आ जाएगा, मतलब जैसे ही कभी आप लोगों से पूछा जाए कि सर बताइए बताइए सर ये राष्ट्रीयकरण क्या होता है, बताइए निजीकरण क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल टर्म्स में पहले एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। निजीकरण जो है वो कब शुरू हुआ था, निजीकरण की जो पॉलिसी है वो सबसे पहले हमारे भारत में, और निजीकरण का एग्जाम्पल क्या ध्यान रखना है, निजीकरण का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है एयर इंडिया का। निजीकरण का जो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है वो किसका ध्यान रखना है, एयर इंडिया का। अब एयर इंडिया में क्या हुआ था ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपको निजीकरण समझ में आ जाएगा। और राष्ट्रीयकरण की जब बात होती है तो राष्ट्रीयकरण में आप ये समझ लो कि आप क्या समझेंगे, आप यहां पे पंजाब नेशनल बैंक की जो कहानी है वो समझ लेंगे तो आपको राष्ट्रीयकरण समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं, पहला पॉइंट सर आपने बता दिया है लेकिन यहां से तो हमें चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो चलिए बात कर लेते हैं, स्वामित्व की बात करते हैं। हम जो बात करते हैं वो ओनरशिप की करते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूं, इन जनरल परिभाषा से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ध्यान रखना जो प्राइवेटाइजेशन होता है, जो प्राइवेटाइजेशन होता है उसमें ओनरशिप पहले किसके पास में होती है और बाद में किसके पास में होती है। और जो राष्ट्रीयकरण होता है, राष्ट्रीयकरण में पहले ओनरशिप किसके पास होती है और बाद में किसके पास चली जाती है, ये हमें समझना होगा। तो प्राइवेटाइजेशन जो होता है ना, उसमें पहले जो ओनरशिप होती है वो किसके पास होती है, पहले जो ओनरशिप होती है वो यहाँ पे किसके पास होती है, सरकार के पास होती है। पहले जो ओनरशिप होती है वो सरकार के पास होती है, बाद में जो ओनरशिप होती है वो किसके पास चली जाती है, निजी संस्थाओं के पास में चली जाती है। लेकिन बात करते हैं राष्ट्रीयकरण में क्या होता है, तो राष्ट्रीयकरण में जो ओनरशिप है, जो स्वामित्व है, वो पहले निजी संस्थाओं के पास में होता है, निजी फर्मों के पास में होता है, प्राइवेट पर्सन के पास में होता है, लेकिन बाद में उसे सरकार के द्वारा ले लिया जाता है, बाद में उसे सरकार के द्वारा ले लिया जाता है। अब यहां से इन दोनों वर्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगले 5 मिनट में आपको बहुत अच्छी तरीके से यह समझ में आ जाएगा कि सर निजीकरण और राष्ट्रीयकरण में क्या अंतर होता है। उदाहरण के साथ में आप लोग सभी को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ओके, यहां पे अब चलो शुरू करते हैं एयर इंडिया की कहानी। हम शुरू कर रहे हैं किसकी कहानी, एयर इंडिया की कहानी जो है वो शुरू कर रहे हैं। आज एप्लीकेशन के जितने भी विद्यार्थी हैं, एप्लीकेशन में आज थोड़ा सा टेक्निकल कुछ ग्लिच चल रहा है। हालांकि एप्लीकेशन में क्लास जो है वो चल रही है, मुझे अभी भी स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ टेक्निकल ग्लिच चल रहा है। आज कुछ सर्वर प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से सुबह से ही विद्यार्थी जो है वो परेशान हो रहे थे, और पर मुझे लगता है कि अभी शायद में भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना। चलिए, एयर इंडिया पहले किसका स्वामित्व था, अभी एयर इंडिया किसके पास में है, और जिसको बेचा गया उसे कितने में बेचा गया, ये सब आपको पता है क्या? जल्दी से बताओ, क्या आप सभी को पता है कि एयर इंडिया पहले किसके पास में था?
एयर इंडिया को बनाया किसने है? तो मैं आपको बता दूं, एयर इंडिया को जो बनाया है ना, वो टाटा ग्रुप ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1953 से पहले, 1953 से पहले एयर इंडिया भारत सरकार के पास में था। लेकिन 1953 में भारत सरकार ने टाटा से एयर इंडिया को खरीद लिया। इसका मतलब यह हुआ कि एयर इंडिया जो है वो 1953 से लेकर 2021 तक जो है ना, वो किसके पास था पता है? भारत सरकार के पास था, केंद्र सरकार के पास था। लेकिन आपको पता है कि सरकार समय समय पर अपनी एसेट को बेचती है, सरकार समय समय पर अपनी संपत्तियों को बेचती है। आप कहोगे सर कोई भी अपनी संपत्तियों को क्यों बेचेगा? हम अपने घर की संपत्ति को क्यों बेचेंगे? हम अपनी घर की संपत्तियों को इसलिए बेचेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता, तो हम अपनी संपत्तियों की नीलामी करते हैं। वैसे ही जब सरकार के पास में देश को चलाने का पैसा नहीं होता, जब सरकार की जो लॉसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो सरकार अपनी संपत्ति को बेच देती है प्राइवेट फर्मों को। और यही हुआ 2021 में। टाटा समूह ने फिर से एयर इंडिया को खरीद लिया। कितने में? 18,000 करोड़ की डील हुई थी। कितने की डील हुई थी? 18,000 करोड़ की डील हुई थी। इस 18,000 करोड़ में से 15,300 करोड़ का लोन दिया गया था और बाकी जो 2,700 करोड़ है वो कैश में दिया गया था। यह एक बहुत बड़ी डील हुई थी। क्या आप सभी को पता है इस डील के बारे में? तो यह मैंने आपको बता दिया। तो यह जो एग्जाम्पल है एयर इंडिया का, यह निजीकरण का एग्जाम्पल है। तो निजीकरण क्या होता है? तो जब संपत्ति सरकार के हाथ में होती है, लेकिन जब सरकार अपनी संपत्ति को निजी हाथों को बेच देती है ना, जब सरकार अपनी संपत्ति को निजी हाथों को बेच देती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को हम जो है वो क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से सारी बात समझ में आ गई है। देखिए, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है क्लास को चलाने में, प्लीज टेक्निकल टीम से बात कीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे राष्ट्रीयकरण की। सर अब हमें राष्ट्रीयकरण बता दो। प्राइवेटाइजेशन तो हमें समझ में आ गया है, राष्ट्रीयकरण में जस्ट उल्टा होता है। जो नेशनलाइजेशन होता है उसमें जस्ट उल्टा होता है। उल्टा का मतलब पहले पहले वो काम जो है वो प्राइवेट संस्थाएं कर रही थी, लेकिन सरकार को लग गया कि इन प्राइवेट संस्थाओं से तो काम नहीं होगा, है ना। प्राइवेट संस्थाओं को सरकार कहती है तुमसे ना हो पाएगा, अब ये काम हम करेंगे, है ना। और ऐसा कहां हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना है वो 1894 में लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। लेकिन जब सरकार को लगा कि नहीं अब वो वक्त आ गया है, तो पंजाब नेशनल बैंक का 1969 में जो है वो नेशनलाइजेशन कर दिया गया था और सरकार ने पीएनबी को अपने हाथों में ले लिया। तो जब कोई एसेट, कोई संपत्ति सरकार के निजी हाथों में होती है और सरकार उसे अपने हाथों में ले लेती है, उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। मतलब प्राइवेट स्वामित्व वाली जो संपत्ति है या प्राइवेट जो इंडस्ट्री होती है वो अब सरकार के पास जा चुकी है। यहां क्या होता है? सरकार की जो संपत्ति है वो प्राइवेट हाथों में जाती है। मतलब यहां जो ओनरशिप है वो सरकार से प्राइवेट सेक्टर के पास जाता है। यहां जो ओनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर से सरकार के पास जाता है। पर्पस क्या होगा सर? प्राइवेटाइजेशन का पर्पस क्या होगा? पहले सरकार के पास में है, अब प्राइवेट हाथों में चला गया। और आप जानते हैं कि जब प्राइवेट हाथों में कोई चीज जाती है ना, तो काम की एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट कहीं ना कहीं कम होती है और सरकार पे जो बोझ है ना वो भी कहीं ना कहीं कम होता है। इसका उद्देश्य क्या होगा? सरकार क्यों अपने हाथों में ले रही है जब प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं? सरकार ऐसा करती है सामाजिक कल्याण के लिए, है ना। सरकार ने क्यों रेलवे अपने पास में रखा हुआ है? क्योंकि सरकार चाहती है कि पता है सरकार को कि अगर रेलवे उनके पास चला गया, प्राइवेट कंपनी के पास में चला गया, तो रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार ने उसे अपने हाथों में ले रखा है। तो यहां कहीं ना कहीं पर्पस लोगों का भला करना होता है। यहां कहीं ना कहीं जो पर्पस है वो आप कह सकते हो प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकता है। फिर से मैं आता हूं, आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्या? वो कर रहे हैं सर बैंकों का। अब रिप्लाई मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मे बी शायद जो टीम है वो कहीं व्यस्त होगी और आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा, चिंता मत करो।
ओके गाइस, यहां तक सारी बात समझ में आ गई है। तो बैंकों के विकास की जो बात है वो चल रही है और बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात जो है वो हम कर रहे हैं। सर, जब बात बैंकों के राष्ट्रीयकरण की होती है तो क्या आप हमको बता सकते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो सबसे पहले कब किया गया था, या इसकी जो शुरुआत है वो सर सबसे पहले कब हुई थी? तो ध्यान रखना ये जो स्टार्टिंग है ये 1969 में होती है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। कितने बैंकों का? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। राष्ट्रीयकरण किसने किया था? राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत है। 1969 में यहां पे राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी बुला दी थी और राष्ट्रीयकरण कर दिया था, क्योंकि 1969 में लोगों का बहुत सारा पैसा जो है वो बैंकों में था और बैंक उस पैसों का मिसयूज कर रहे थे। जो पैसा था, बैंक वाले मैक्सिमम पैसा जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस थे, टाटा, अंबानी, बिरला, इनको ही देते थे। गरीब आदमी की बैंक में एंट्री भी नहीं थी। जबकि बैंकों को स्टार्ट किस लिए किया था? इसी के लिए किया था कि हर व्यक्ति का बैंक में जो है वो खाता हो, उसको वहां से पैसा मिल जाए, कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी सेविंग को जमा करा दे, उसको जब जरूरत हो तो लोन मिल जाए। यही तो बैंक का मेन काम था। लेकिन बैंक अपने उद्देश्य से भटक गए थे। बैंक ने लोगों का पैसा सट्टे में लगा दिया था। जब ऐसी सारी सिचुएशन चल रही थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी और 67-68 के बाद में उन्होंने अच्छे अच्छे एक्शंस भी लिए, हमारे भारत में लिए थे। तो 1969 में ये काम किया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 1969 में जो राष्ट्रीयकरण किया था, बताओ उसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो यहां पे आपको सबसे पहले एक समिति का भी नाम ध्यान रखना है। सबसे पहले एक समिति का भी नाम ध्यान रखेंगे। सर, समिति का नाम क्या है? नारीमन समिति। कौन सी समिति है? नारीमन समिति की सिफारिश पर ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो राष्ट्रीयकरण किया था, ये राष्ट्रीयकरण किसके सजेशन पर किया था? तो जो सजेशन था वो नारीमन समिति का था। ये आप ध्यान रखेंगे। नारीमन समिति कब आई? 1969 में ही आई। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और उसी समय इंदिरा गांधी के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम को शुरू किया जिसका नाम था अनुगामी बैंक योजना। ध्यान रखना, सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक योजना को शुरू किया, जिस योजना का नाम क्या था? जिस योजना का नाम था अनुगामी, है ना? आपने शायद इसका इंग्लिश नाम में भी सुना है लीड बैंक स्कीम, सुना है अनुगामी बैंक योजना। इस योजना को सरकार के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया उस समय पर। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ अनुगामी बैंक योजना, जिसे लीड बैंक स्कीम कहते हैं। कौन सी स्कीम कहते हैं? लीड बैंक स्कीम कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि बताओ लीड बैंक स्कीम का संबंध किससे है? तो आपका आंसर होगा बैंकों के राष्ट्रीयकरण से है। समझ रहे हो? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डिटेल में। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था और उस समय कौन सी योजनाओं को शुरू किया गया, कौन सी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये सारी बातें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? सर 14 बैंकों का, 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। सर ये 14 वाणिज्यिक बैंक कौन से होंगे, ये कैसे पता पड़ेगा? उस वक्त तो बहुत सारे बैंक जो है वो काम कर रहे थे। तो ये 14 बैंक कौन से होंगे सर? बिल्कुल, इसका भी जवाब उन्होंने दिया। 14 बैंक कौन से जिनकी पूंजी 50 करोड़, ध्यान रखना, जिनकी पूंजी, किनका राष्ट्रीयकरण किया गया? जिनकी पूंजी या जिनकी कैपिटल कितनी है? 50 करोड़ से ज्यादा।
ये बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। बताओ 1969 में जो राष्ट्रीयकरण हुआ उसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप सोचो ना, कितने सारे स्टेटमेंट एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि बताओ जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए हो गई थी, तो इंदिरा गांधी ने कहा उन सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये सभी बैंक आज तक तो निजी हाथों में चल रहे थे, लेकिन अब उनको हम चलाएंगे, अब उनको हम चलाएंगे, ऐसा इंदिरा गांधी ने कहा। और कहने के बाद में हमारे भारत में क्या हो गया था, हमारे भारत में राष्ट्रीयकरण हो गया था। रीजन मैंने आपको बहुत सारे बता दिए हैं जिस वजह से इंदिरा गांधी के द्वारा ये राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया था। डन है। और इसी के साथ में एक बात मैंने आप लोगों को बताई ही थी कि एक स्कीम जो है वो आप ध्यान रखेंगे 1969 में जो है वो एक समिति का नाम जो है वो आप ध्यान रखेंगे। वो समिति कौन सी है, वो समिति आपको ध्यान रखनी है नारीमन समिति। हालांकि आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण में और बैंकिंग सुधारों में ध्यान रखना, दो समिति के नाम और ध्यान रखोगे। नारीमन समिति का तो नाम तुम्हें ध्यान रखना ही है, लेकिन नारीमन समिति के साथ में तुम्हें दो नाम और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो नाम ध्यान रखने हैं, जिन्होंने बैंकिंग में सुधार के लिए बहुत सारे जो है वो काम किए। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित समिति कौन सी है, या बताओ इनमें से कौन सी समिति है जिनका संबंध जो है वो बैंकों से होता है। तो क्या क्या नाम ध्यान रखोगे आप, तो उसमें एक समिति का जो नाम है वो ध्यान रखोगे। जो नाम क्या है सर, जो नाम है नरसिंहम समिति। बोलो कौन सी समिति है, नरसिंहम समिति नाम ध्यान रखोगे। और एक और जो समिति है नरसिंहम समिति, विशेष रूप से बैंकिंग सुधार, बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। और एक और समिति है जिसका नाम है पीजे नायक समिति। तो बैंकिंग से रिलेटेड जो समिति आप ध्यान रखेंगे वो ये सारी रखेंगे, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। नारीमन समिति, नरसिंहम समिति, पीजे नायक समिति, इन सभी का जो कनेक्शन है वो किससे है, इन सभी का जो कनेक्शन है वो बैंकिंग सुधार से हो जाता है। डन है सर। मैं बुक प्रयागराज से मैं मंगवाया था, ये डिलीवरी वालों ने बुक हमारी एकदम ख़राब कर दी है। देखिए क्या होता है, बहुत बार स्टूडेंट, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग कई बार किताब मंगवाते हैं, और किताब जब मंगवाते हैं तो स्टूडेंट आप लोग हमें बोलते हैं, मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि बुक आपने हमारे यहाँ से ऑर्डर करी थी, लेकिन कई बार अच्छा हमने जो डिलीवरी पार्टनर ले रखा है वो भी इंडियन पोस्ट ले रखा है। अब इंडियन पोस्ट का काम आप जानते हैं छोटा मोटा तो है नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी तरफ से एड्रेस सही नहीं होता या वहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से थोड़ा सा मामला ऐसा हो जाता है। पर आप परेशान ना हो, कुछ ना कुछ समाधान जो है वो हम लोग कर लेंगे। तो क्या स्टूडेंट्स आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको समझ में आ रहा है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का नेशनलाइजेशन हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट था, एक परिवर्तनकारी घटना थी जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक नए कई बेनिफिट दे दिए, कई बेनिफिट्स दिए। हालांकि आलोचना हमेशा होती ही है, लेकिन यस आपको मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए कि जब प्राइवेट बैंकों की ओनरशिप और कंट्रोल, ध्यान रखना, प्राइवेट बैंकों की ओनरशिप और कंट्रोल सरकार के पास में चली जाए तो समझ लो उसी को हम नेशनलाइजेशन कहते हैं। डन है, डन है। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट बता दो सर, यहां तक तो सबको समझ में आ गया है, फटाफट से बता दो, फिर हम लोग आगे जो है वो बढ़ते हैं। डन है, चलिए। तो भारत में जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो ये हुआ था। हालांकि ये राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण है, ये भी आप ध्यान रखना, ये राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण है। सर दूसरा चरण क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहा हूं कि वैसे इससे पहले भी एक राष्ट्रीयकरण हो चुका था। मैं पहले आप कहो तो उसको भी लिख देता हूं, पहला चरण। पहला चरण का मतलब होता है फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज में जो राष्ट्रीयकरण हुआ ना वो किसका हुआ था? सबसे पहले अगर कभी आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बताओ भारत में सबसे पहला राष्ट्रीयकरण कौन से बैंक का हुआ था, तो ध्यान रखना 1955 में
1955 में सबसे पहला जो राष्ट्रीयकरण है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हुआ था। सबसे पहला नेशनलाइजेशन कौन से बैंक का हुआ? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पूर्व नाम था, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे जाके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पुराना नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ये 1921 में आया था। हालांकि ये भी जो आया वो हमारे भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर आया था, लेकिन फिलहाल वो छोड़ो। सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम जिसको सरकार ने अपने हाथ में लिया ना, वो शुरुआत 1955 में हुई। और ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ जो समिति है ना, यहाँ जो समिति है वो समिति कौन सी है? तो ध्यान रखना, ए.डी. गोरावाला। कौन सी समिति है? ए.डी. गोरावाला समिति। इस समिति की सिफारिश पर हमारे भारत में सबसे पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। यह पहला फेज है। कौन सा फेज है? पहला फेज है। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद में सेकंड फेज आया। और सेकंड फेज में हमारे भारत में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने 14 इंपॉर्टेंट कमर्शियल बैंक, जिन्हें वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, जिनके पास में पैसा 50 करोड़ से ज्यादा का था, उनका नेशनलाइजेशन कर दिया। क्या सर आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? कौन कौन से बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था? तो इसी में मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था पंजाब नेशनल बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी, सरकार ने 1969 में उसे अपने हाथों में ले लिया। आपने बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, आपने यूनियन बैंक का नाम सुना होगा, सुना है? यूनियन बैंक का नाम सुना होगा। ऐसे करके कुल मिला के कितने बैंक हैं? तो कुल मिला के 14 जो बैंक थे जिनका नेशनलाइजेशन किया था। डन है? यहां तक समझ में आ गया? चलिए, तो ये पूरी कहानी एक हो गई है। उसके बाद सर क्या हुआ? उसके बाद की कहानी भी हमें बता दो। तो अब जो है वो हमारा थर्ड फेज आ जाता है। तीसरा चरण आ जाता है। और जो थर्ड फेज है वो 1980 में आता है। तीसरा फेज 1980 में आया। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया? तो ध्यान रखना, यहां पे 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया। पहले कितने थे? 14। उससे पहले एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। और अब कितने बैंक हैं? 6 और, ओके। तो 14 + 6 ये कितने हो गए? 20। इसका मतलब ये होता है कि टोटल, अगर हम बात करें टोटल नेशनलाइज बैंक अप टू 1980 तक अगर हम बात करें तो नेशनलाइज बैंक जो है वो कितने थे? तो एक पहले से था, फिर 14 हुए, फिर 6 हुए, तो देखा जाए तो 21 हो गए। देखा जाए तो क्या हो गए? 21 हो गए। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि नेशनलाइज बैंक कितने हैं? तो नेशनलाइज बैंकों में हालांकि एक नहीं आता नेशनलाइज बैंक, तो आप 20 ही कहोगे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, वो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से एक ऐसा बैंक है जो पहले से जो है वो चल रहा था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज हमारे भारत का वैसे भी जो है वो सबसे बड़ा बैंक है। और मैंने आपको कल एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा बताई थी, अगर आपको याद आ रही हो तो। याद आ रही है किसी को? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी बैंकों में क्या अंतर है? जल्दी से बताओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी बैंकों में क्या अंतर है? बहुत अंतर है सर। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये ध्यान रखना, ये वो बैंक है जो नॉन नेशनलाइज कहलाता है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नॉन नेशनलाइज कहलाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गैर राष्ट्रीयकृत कहलाता है। गैर राष्ट्रीयकृत कहलाता है। सर ये गैर राष्ट्रीयकृत क्यों कह रहे हो? मैंने आपको कहा था कि गैर राष्ट्रीयकृत नॉन नेशनलाइज बैंक वो बैंक होता है जो स्थापना के समय से ही, जो इस्टेब्लिशमेंट के समय से ही सरकार के स्वामित्व में था। इसका मतलब ये पहले से ही सरकार के स्वामित्व में था, लेकिन इसका आंशिक, ध्यान रखना, इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था ना वो पार्शल हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। कुछ देशी रियासतों को एसबीआई में मिलाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भारत में 1980 तक राष्ट्रीयकृत बैंक कितने थे, तो राष्ट्रीयकृत बैंक जो थे वो 20 थे और नॉन नेशनलाइज बैंक कितना था? 1 था। तो अगर आपसे पूछे कि टोटल कमर्शियल बैंक कितने थे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि बताओ हमारे भारत में टोटल कमर्शियल बैंक कितने थे, वाणिज्यिक बैंक कितने थे, तो फिर वहां जो आंसर है ना वो 1 + 14 + 6, तो यहां पे 21 हो जाता है। अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डन है? यहां तक सारी बात समझ में आ गई है। अब सर एक प्रश्न और है। आप कह रहे हो कि नेशनलाइजेशन हुआ, समझ में आया। जो 14 बैंक थे जिनका नेशनलाइजेशन हुआ उसके नाम बता दिए हैं। वैसे सबके नाम याद रखना जरूरी नहीं है, हालांकि बहुत सारे बैंक थे जैसे देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे थे। लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ये कौन से 6 बैंक होंगे सर, ये कैसे पता पड़ेगा? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है जिनकी पूंजी, यहां किन बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, सरकार ने किसको अपने हाथ में लिया? जिनकी पूंजी 200 करोड़ से ज्यादा थी, जिनकी कैपिटल 200 करोड़ से ज्यादा थी। और ऐसे कितने बैंक मिले? ऐसे जो है वो 6 बैंक उस समय मिले। जैसे आपने सुना होगा विजया बैंक, आपने सुना होगा कॉरपोरेशन बैंक, आपने सुना होगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आपने सुना होगा आंध्रा बैंक, आपने सुना होगा पंजाब एंड सिंध बैंक। ये सारे बैंक, ये सारे 6 बैंक थे। इन 6 बैंकों को क्या कर दिया? नेशनलाइजेशन जो है वो कर दिया था। ये आपको पता होना चाहिए। क्या आप सभी को यहां तक कहानी समझ में आ गई है? तो ये नेशनलाइजेशन की कहानी है, ये नेशनलाइजेशन की कहानी है। लेकिन इसमें एक और बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कहानी, यस यस यस, बहुत बढ़िया। सभी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर यहाँ तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। किसी को किसी भी तरह कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से? नहीं 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 नहीं, ज्योति, इनके बैंक आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार जी, जय हिंद जय हिंद। चलिए, सभी बच्चों का बहुत बढ़िया तरीके से आंसर आ रहा है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू कैसे लगाएं? जैसे ही आप राजीव थ्योरी खत्म कर लेंगे तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक स्टूडेंट और कह रहा था कि सर विनिवेश क्या होता है? आपने प्राइवेटाइजेशन तो बता दिया, विनिवेश क्या होता है? देखो, प्राइवेटाइजेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। प्राइवेटाइजेशन में हो सकता है सरकार अपनी एसेट को कुछ समय के लिए निजी हाथों को दे दे, जैसे सरकार शराब के लाइसेंस जारी करती है, जैसे सरकार माइनिंग के पट्टे जारी करती है, वो सब प्राइवेटाइजेशन है। लेकिन जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, जो विनिवेश होता है, बेसिकली प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट का ही एक पार्ट है। हाँ, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट जब होता है तो एसेट बिकती है। प्राइवेटाइजेशन में जरूरी नहीं है कि एसेट बिके या नहीं बिके, यही इसमें मुख्य रूप से जो है वो फर्क होता है। डन है? डन। चलिए, तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सर यहां तक तो सारी बातें हमें समझ में आ गई है अच्छी तरीके से, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब क्या हुआ? अब जब 1980 आ चुका था तो लगभग सभी बैंक जो है वो सरकार के हाथ में जा चुके थे। इन सभी बैंकों की संपत्ति अगर देखें ना, इन सभी बैंकों में लोगों का जमा पैसा देखें तो 90% जो बैंक थे वो सरकार के कंट्रोल में आ चुके थे। 90% जो है वो सरकार के हाथों में आ चुके थे। ये बात आप जो है वो बहुत अच्छी तरीके से यहां पे ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए जी, अब कहानी को हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। यहां तक सारी बात समझ में आ गई है आपको? अब देखो, अब क्या हुआ। वैसे बैंकों का जो नेशनलाइजेशन है, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ ना, राष्ट्रीयकरण की कहानी तो वैसे यहां तक ही है।
वर्तमान में बैंक अब कितने हो गए हैं ये कहानी वापस अलग हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि कुछ और चीज़ें हुई थी, जैसे 1993 में एक बैंक का विलय हो गया था, एक बैंक का मर्जर हो गया था। आपने सुना होगा, न्यू बैंक ऑफ इंडिया करके एक बैंक था जिसका विलय हो गया था। तो अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वर्तमान में बैंकों की संख्या कितनी है ये बता दो, तो चलो अब हम उसकी कहानी देख लेते हैं। वापस आ जाओ कहानी पे। कहानी स्टार्ट कब से हुई? कहानी स्टार्ट हुई 1969 से। 1969 में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ? 14 बैंकों का। 1980 में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ? 6 बैंकों का। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 20। जब बात यहां पे 20 की होती है तो 20 में से यहां पे एक माइनस हो जाता है और एक माइनस होके 19 आ जाता है। ये एक माइनस कब होता है? ये 1993 में होता है। ये कौन सा बैंक है सर? तो 1993 में बैंकों का मर्जर हुआ है ना। यस यस, बहुत बढ़िया। एक आंसर आया है कि सर न्यू बैंक ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा एक बैंक था, कौन सा? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मर्ज हो गया। किस में मर्ज हो गया सर? ये मर्ज हो गया था पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया। तो अब ये जो संख्या है नेशनलाइज बैंकों की वो कितनी हो गई? वो संख्या 19 हो गई। डन है? यहां तक आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होगी। डन है? चलो, अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर प्रेजेंट में क्या संख्या है ये बताओ। 1993 तक तो संख्या जो है वो इतनी थी, ये बात समझ में आ गई। अब सुनो ध्यान से, अब आ जाता है 2019। अब आ जाता है 2019 और 2019 में यहां पे दो बैंक जो है वो और माइनस हो जाते हैं, तो संख्या आ जाती है 17। दो बैंक और मर्ज हो गए। अब आप कहोगे सर ये कौन कौन से बैंक हैं? तो ये जो बैंक है इसमें दो बैंक आप ध्यान रखेंगे, नाम आपने सुना होगा, विजया बैंक और देना बैंक। सुना है नाम आपने? एक कौन सा बैंक था? एक हमारा जो बैंक था वो विजया बैंक था और एक हमारा कौन सा बैंक था? एक हमारा देना बैंक था। एक हमारा विजया बैंक था, एक हमारा देना बैंक था। ये विजया बैंक और देना बैंक जो है वो कौन से बैंक में मर्ज हो गए? किसी को पता है? बताओ। बैंक ऑफ बड़ौदा में। विजया बैंक और देना बैंक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए। तो जब भी बैंक्स मर्ज होते हैं, सरकार क्यों मर्ज करती है? सरकार इसलिए मर्ज करती है कि कहीं ना कहीं सरकार कॉस्ट को कम करना चाहती है। तो ये मर्जर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान रखना है। अब हो गया है 2017 बैंक हो गए और 2020 में 6 बैंकों का और मर्जर हो गया। ये मर्जर होने के बाद में ये संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। तो 11 हो गई है। तो ध्यान रखना, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 11 बैंक तो राष्ट्रीयकृत ये हो गए हैं और एक राष्ट्रीयकरण जो है वो एसबीआई का हुआ। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो कितने नेशनलाइज बैंक हमारे भारत में काम कर रहे हैं? तो वर्तमान में हमारे भारत में 12 जो है वो नेशनलाइज बैंक काम कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 12 कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत में जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो सारा आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब 2020 में जो नेशनलाइजेशन हुआ उस नेशनलाइजेशन ने कुल मिलाकर 10 बैंकों को हिलाया। कितने बैंकों को हिलाया? 10 बैंकों को हिलाया। जैसे आपने सुना होगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। बता देता हूं मैं आपको वो भी सारी बातें बता देता हूं। 2020 का जो मर्जर हुआ था वो क्या हुआ था? तो 2020 में मर्जर जो है वो कौन कौन से हुए थे? 3 इंपॉर्टेंट मर्जर आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से सर? तो एक होता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, नाम सुना होगा आपने, और एक होता है हमारा यूनाइटेड बैंक, है ना। एक था हमारा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और एक है यूनाइटेड बैंक।
ये किस में मिल गए, तो ये जो मिल गए थे वो पंजाब नेशनल बैंक में मिल गए थे। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि बताओ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय किस में किया गया, मर्जर किस में किया, तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद में एक और बैंक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिस बैंक को हम सिंडिकेट बैंक कहते हैं। कौन सा बैंक कहते हैं? सिंडिकेट बैंक का जो मर्जर है वो कौन से बैंक में कर दिया गया था? सिंडिकेट बैंक का जो मर्जर है वो केनरा बैंक में कर दिया गया था। किसमें किया था? केनरा बैंक में कर दिया गया था। एक और बैंक आपने सुना होगा, बड़ा फेमस है, बहुत पुराना बैंक था, जिसका नाम था इलाहाबाद बैंक। ये जो इलाहाबाद बैंक है ना, इसको मर्ज कर दिया गया था इंडियन बैंक के साथ में। बोलो कहां मर्ज कर दिया गया था? इलाहाबाद बैंक को जो मर्ज कर दिया गया था वो इंडियन बैंक के साथ में कर दिया गया था। अब दो नाम आपको और ध्यान रखने हैं, कौन कौन सा सर? तो ये आपको ध्यान रखना है, एक कॉरपोरेशन बैंक आपने सुना होगा, एक आपने कॉरपोरेशन बैंक जो है का नाम सुना होगा, और एक आपने आंध्रा बैंक का नाम भी सुना होगा, तो ये जो दोनों बैंक थे, इन दोनों का मर्जर बताओ फटाफट से किसमें किया था? जल्दी से आंसर दो। इन दोनों का मर्जर कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का विलय किसमें किया था? आंसर आया है सर, इनका विलय यूनियन बैंक में हुआ। किसमें हुआ? यूनियन बैंक में हुआ। तो कितने बैंक हो गए? इन सभी को अगर आप देखोगे ना, तो संख्या 6 आ जाएगी। 6 कौन कौन सी है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 बैंक उन 4 बैंकों में मिला दिए। ये मर्जर जो है वो हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट मर्जर था, है ना। तो ये मैंने आपको गाइस पूरी की पूरी कहानी जो है वो बता दी है। होप सो बहुत अच्छी तरीके से आपको सब कुछ जो है वो क्लियर हो चुका होगा, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। बैंकों के नेशनलाइजेशन के बारे में आज हम बात कर रहे थे, तो आज की क्लास को तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। होप सो आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। ओके, बाकी जो स्टूडेंट हैं जो जुड़े रहते हैं हमारे साथ में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आपको इकोनॉमिक्स जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करनी है तो आप जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ में। सर कोऑपरेटिव बैंक और कॉरपोरेट बैंक्स सेम है क्या? नहीं 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 नहीं, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया अलग है। जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो तो सहकारी बैंक होते हैं, जो 3 स्तर पर जो है वो स्टार्ट होते हैं। ओके, डन। तो क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। ये क्लास हमारी स्पेशली हो रही थी, आप सभी की सभी जो है वो जुड़े रहे हमारे साथ में रेगुलर बेसिस पे। इसी समय पर हमारी ये जो क्लास है ये एप्लीकेशन में हो रही है। ओके, चलिए जी, थैंक यू सो मच ज्योति, थैंक यू सो मच। डन है। और बाकी हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और उन सभी के लिए, अगर आप एएसओ की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये क्लास हमारी स्पेशली हो रही थी। और एएसओ के लिए जो हमारा सिस्टमेटिक कोर्स है, जो बायलिंगुअल कोर्स है, वो हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। बहुत कम प्राइस में आपको सिस्टमेटिक जो है वो पूरा की पूरा कोर्स जो है वो मिल रहा है, तो अवेलेबल हो जाएगा। सर मैं एमकॉम में हूँ, मैं एएसओ के लिए एलिजिबल हूँ? देखिए महाफूजल जो भी आपका नाम है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। देखिए कि आप एएसओ में एलिजिबल हैं या नहीं हैं। एएसओ में एलिजिबल के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। आपकी केवल एमकॉम से काम नहीं चलेगा, आपका पैट होना चाहिए। पैट में अगर आप अपीयर हुए होंगे, उसमें आपका पॉजिटिव स्कोर होगा, और साथ में एमकॉम होगा, और साथ में ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ओके, चलिए जी। और कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस लाइव सेशन में, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी रेगुलर क्लास में जुड़े रहें। ये केवल एक डेमो क्लास थी, जो आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से हम आपको जो है वो पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स की मेरी पूरी क्लासेस जो है वो लाइव चल रही है, मैथ्स की पूरी क्लासेस लाइव चल रही है, कंप्यूटर की क्लास भी लाइव चल रही है। तो 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8 डेली 3 घंटे की जो क्लासेस है वो आपकी चल रही है। और स्टैटिस्टिक्स की जो क्लासेस है वो हमने आपको रिकॉर्डेड दे रखी है, और एक टॉपिक बचा हुआ है प्रोबेबिलिटी, उसकी क्लास आपको लाइव मिलने वाली है। तो मेरे साथ में
ओ लेवल नहीं है तो फिर आप इस एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं हो सकते हो। आप देखो कि ओ लेवल का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, चलिए जी, थैंक यू सो मच। अगर आज मेरे को आपको ये क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर इस क्लास को शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग कुछ ऐसे ही